Hello beta, how are you all? Good, fit, fine with your family members and ready to study in morning time. Okay? So कल मैंने आपको छायावाद शुरू किया था। छायावाद की मुख्य विशेषताएं बताई थी, छायावाद के मुख्य कवि बताए थे जो कि आपको पढ़ने भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो सारी विशेषताएं समझ में आई होंगी, जैसा कि मुझे कमेंट बॉक्स से पता चला। और अब हम लोग आज से जयशंकर प्रसाद शुरू करेंगे। जयशंकर प्रसाद को पढ़ाने से पहले उनका थोड़ा सा जीवन परिचय हम देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जो है, उनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था और 1937 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। कम उम्र रही इनकी, जल्दी ही इनका देहावसान हो गया था। और इनके लेकिन जो इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही जो कार्य किए वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही हिंदी साहित्य के लिए अविस्मरणीय हैं, क्योंकि ये एक कवि ही नहीं थे बल्कि इनका नाम कहानीकार में, उपन्यासकार में भी बहुत श्रद्धा और बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जन्म 1890 में एक बहुत ही संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था, और इनके पिता और इनके भाई जो हैं वो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो इसलिए छोटे से ही अवस्था में इनके ऊपर अपनी पूरी जिम्मेदारी आ गई थी, और इसलिए इन्होंने विद्यालय की शिक्षा को छोड़ करके घर में ही अंग्रेज़ी का, बंगला का, हिंदी का और संस्कृत का बहुत विशेष अध्ययन किया। और इनके जो इन्होंने कविताओं को अपना मुख्य विषय चुना, अर्थात मतलब जो इनका मेन मन था वो कविताएं करने में लगता था। और उन्होंने जो है वो कुछ दिन ये अपने घर की पैतृक दुकान में भी बैठे, लेकिन इनके भीतर फिर भी काव्य की जो प्रेरणा थी, काव्य के प्रति जो श्रद्धा थी, वो इनके भीतर कहीं रची बसी हुई थी। और ये अपने जो मुंशी का कार्य करते थे उसमें ही ये कविताओं को लिख देते थे। और इसके बाद आप ये भी जानेंगे कि लेकिन जो है इन्होंने इनको रोग हो गया था राजेशमा, उस रोग से, राजेशमा रोग से पीड़ित होकर के 14 नवंबर और 1936 को 47 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। बहुत अधिक प्रतिभा से संपन्न हमारे जयशंकर प्रसाद थे। इन्होंने कुल 67 रचनाएं की हैं। ठीक है, जिसमें कि कामायनी, आंसू, चित्राधार, लहर, झरना, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, हाँ, ये सब जो है वो मुख्य इनके रचनाएं हैं। कविताओं के उसमें कविताओं के जो संग्रह हैं वो सब इनके ये हैं। फिर से आपको बता रही हूँ, कामायनी, आंसू, झरना, चित्राधार, लहर, ये सब, कानन कुसुम और प्रेम पथिक भी इनकी जो है वो मेन मुख्य रचनाएं हैं। इसके बाद इन्होंने नाटक भी बहुत ज़्यादा लिखे। इनके नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का, नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, कामना और एक घूंट जो है वो दोनों अलग अलग हैं। कामना, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु, प्रायश्चित, ये सारे इनकी रचनाएं हैं। मैं आपको रिटन नोट्स भी इसके प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद उपन्यासों में इनका मेन जो है वो कंकाल और तितली है। इरावती, 3 उपन्यास इन्होंने, याद रखिएगा, इन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं, कंकाल और तितली। और तीसरा उपन्यास जो इरावती था वो इनका अपूर्ण उपन्यास है, वो उपन्यास इनका पूर्ण नहीं हो पाया था। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखा है। कहानी संग्रह में इनका मेन आता है आकाशदीप, मेन कहानी संग्रह इनका आता है आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, ये सब। और निबंध भी इन्होंने लिखा जो कि काव्य और कला नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने, इनकी जो रचनाएं थी उसमें इन्होंने जो आप देखेंगे वो बहुत ही सुंदर संस्कृत की भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं। संस्कृत की भाषा में इनकी रचनाएं हैं अधिकतर, और उन संस्कृत की रचनाओं में संस्कृत के साथ साथ इन्होंने हिंदी की रचनाएं
जो हैं वो, सॉरी संस्कृत नहीं, हिंदी में इन्होंने अपनी मुख्य रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं। इनकी रचनाओं में जो मुख्य बात है, वो मुख्य बात आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो पहले की रचनाएं थी उसमें कुछ संकोच और झिझक इनको हुई, लेकिन बाद की रचनाओं में इन्होंने अत्यधिक खुले ढंग से और बहुत ही मन लगा करके काव्य जो है वो लिखा है। इसमें इनके काव्य में दर्शन और मनोविज्ञान की बातें भी हम लोगों को दिखाई देती हैं। जो इनका कामायनी काव्य आप पढ़ेंगे, महाकाव्य वो है, उसमें जो है वो काव्य, दर्शन, मनोविज्ञान, इन तीनों का बहुत ही श्रेष्ठ समन्वय है। ठीक है। इसके बाद इनका जो आंसू काव्य है वो बहुत ही उत्कृष्ट, गंभीर और विशुद्ध मानवीय विरह काव्य लिखा है, जैसा कि नाम से ही है आंसू, जो कि ये वियोग में लिख रहे हैं। और इन्होंने कामायनी में इनके जो काव्य की सिद्ध अवस्था, जिसमें इनके द्वारा रचित काव्य पूर्णतः सिद्ध हो गया, जिसमें किसी कवि के द्वारा रचित काव्य जो है वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है, तो कामायनी इनका एक ऐसा रचित महाकाव्य है जो कि पूर्ण रूप से सिद्धा अवस्था को प्राप्त होने वाला काव्य है, क्योंकि इसमें इनकी काव्य साधना का पूर्ण परिपाक जो है वो प्रसाद जी कामायनी में आपको दिखाते हैं। और इसमें इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, कि जो नारी के विशेष गुण थे वो छायावाद के कवियों में मुख्य रूप से देखे गए। तो छायावाद की कवियों में जो मुख्य रूप से गुण देखे गए नारी के, उसमें इन्होंने जो श्रद्धा यहाँ पर नारी पात्र हैं और इड़ा दूसरी नारी पात्र हैं, इसमें इन्होंने दया, माया, ममता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण, ये किस तरह से अगाध विश्वास, ये सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर काव्यबद्ध किया है। और इसकी श्रद्धा को यहाँ पर इन सारे गुणों की साकार प्रतिमा के रूप में जो हमारे ये जयशंकर प्रसाद हैं वो दिखाते हैं। इनकी जो, इसके अलावा आप प्रकृति का मैंने आपको कल भी बताया था कि छायावाद का मुख्य गुण है कि प्रकृति का सचेतन रूप बहुत ही अच्छे तरीके से इन कवियों ने चित्रित किया है। और इनकी काव्य में भी, प्रसाद के काव्य में भी प्रकृति का सचेतन अनुभव के द्वारा ही ये कभी कभी परम सत्ता अर्थात ईश्वर को प्राप्त करते हुए भी दिखाई देते हैं। इनके काव्य की जो भाषा है उसको तो उसकी तो मतलब क्या ही हम आपको विशेषताएं बताएं, क्योंकि इनकी जो काव्य भाषा है वो इन्होंने युगांतरों को भी वो समझ में आई और युगों तक उस काव्य भाषा को हम पढ़ते आ रहे हैं। आज भी हम उन काव्य भाषाओं का, उस काव्य भाषा में हमारा मन रमता है, हम आज भी उसको जो है बहुत ही सुंदर ढंग से समझ पाते हैं और उसका वर्णन कर पाते हैं। इन्होंने दो चीज़ों का जो था वो समन्वय अपनी भाषा में किया। ये हम आपसे कह सकते हैं कि जो द्विवेदी युग की अमिधा प्रधान, द्विवेदी युग में कोई भी बात सीधे से कह दी गई थी तो उसमें अमिधा प्रधान भाषा को द्विवेदी युग की, और जो इतिवृत्तात्मक शैली जिसमें किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए, उस शैली के स्थान पर इन्होंने भावानुकूल, जो भावों के अनुकूल जो शब्द होंगे उसको इन्होंने अपने काव्य में उचित स्थान दिया है। फिर भी हम इनकी भाषा में बहुत ही सुंदर सौंदर्य पाते हैं। तुकांत या अतुकांत जो भी कविताएं इन्होंने लिखी उसमें एक अद्भुत छंद योजना और नाद अर्थात नाद शब्द जो है वो म्यूज़िक से संबंधित शब्द है, म्यूज़िक से, तो म्यूज़िक से संबंधित नाद योजना को भी हम इनके काव्य में देखते हैं। ध्वन्यात्मक प्रयोग जो कल मैंने आपको बताया था, वो जो एग्जाम्पल दिया था, चहक रही चिड़ियाँ ट्वी ट्वी टुट टुट, वो वाला, उसका भी आप इसमें वर्णन कह सकते हैं। और उसके बाद चित्रात्मक भाषा, एक भाषा का रूप होता है चित्रात्मक, जिसमें कवि जो कुछ कहता है उसका एक चित्र सा खींच करके रख देता है आपके सामने, तो उस चित्रात्मक भाषा को भी इन्होंने अपने काव्य में बहुत उचित स्थान दिया है। इन्होंने प्रबंध और गीति दोनों तरह की शैली अपनाई है, दोनों काव्य रूपों को अपने काव्य में स्थान दिया है। और जो प्रबंध काव्य और गीति मतलब गाने वाला, प्रबंध मतलब जिसमें एक बड़े काव्य की रचना कवि लोग करते हैं और उसको पाठकों के सामने प्रकट करते हैं। और दूसरी चीज़, इन्होंने मुक्तक काव्य भी लिखे हैं,
मुक्तक काव्य में इनकी जो लहर, झरना आदि रचनाएं हैं ये मुक्तक रचनाएं हैं। प्रबंध काव्यों में इनकी कामायनी जैसा सुंदर महाकाव्य इन्होंने लिखा है। इनका जो काव्य है वो अलंकारों की दृष्टि से भी बहुत अधिक समृद्ध काव्य माना जाएगा, क्योंकि अलंकार में इन्होंने सादृश्य मूलक मतलब जो सामने दिखाई देते हैं, जैसे उपमा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ ना, इनको सादृश्य अलंकार कहते हैं, जो कि आपको सामने दिखाई देते हैं, सीधे सीधे शब्दों में दिखाई देते हैं। तो उन अलंकारों का भी बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। इसके बाद इसमें इन्होंने परंपरागत अलंकारों को तो अपनाया ही है, नवीन अलंकारों को भी इन्होंने बहुत अधिक अपनाया है। परंपरागत अलंकार कौन से हो गए? परंपरागत अलंकार बेटा हो गए उपमा अलंकार, उसके बाद आपका अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, ये परंपरागत अलंकार हैं। और जो नए अलंकार हैं उसमें मानवीकरण जैसे है, मानवीकरण इसमें आप श्रद्धा और मनु के चित्रण में देखेंगे कि प्रकृति का पूरा मानवीकरण रूप इन्होंने दिया है, जो कि आपने इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता में आपने देखा है। वो भी इसको ये भी उसको बहुत अच्छी तरीके से अपने काव्य में बताते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आंसू काव्य है इनका, आंसू काव्य में इन्होंने एक नवीन छंद का प्रयोग किया है, जो कि हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि के रूप में याद किया जाता है। एक्चुअली इनके पूरे साहित्य को अगर हम हिंदी के शुद्ध शब्दों में कहें तो बहुत ही वैभवजन्य, वैभव से संपन्न काव्य ये लिखते हैं। और इनकी भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से, भाव अर्थात भावनाएं और शिल्प अर्थात कि इनकी शिल्प योजना, भाव, दो योजनाएं होती है ना, आपने ये पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको बताया है पहले भी कि दो योजनाएं होती हैं किसी भी कविता की, कि एक भाव योजना और एक शिल्प योजना। भाव योजना अर्थात आपके अंदर कौन से भाव जागृत हो रहे हैं और आप उनसे कौन सी बातें कह रहे हैं, किन बातों का वर्णन आप जो है वो करना चाहते हैं। और छंद योजना या शिल्प योजना उस योजना को कहते हैं जिसमें कि आपकी वो गुण आते हैं जो कि काव्य की ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से भी संपन्न हो। जैसे कि इनके काव्य में आपको भाषा सुंदर मिलेगी, और उसके बाद इनके काव्य में आपको छंद सुंदर मिलेंगे, उसके बाद इनके में अलंकार सुंदर मिलेगा, संस्कृत निष्ठ भाषा शैली मिलेगी। ठीक है, ये सारी जो है प्रवाहपूर्ण भाषा, सहज भाषा, सुंदर भाषा, भावों की अभिव्यक्ति करती हुई अलंकृत भाषा, परिष्कृत भाषा, परिमार्जित भाषा, ये सब जो हम टफ वर्ड्स यूज़ करते हैं। परिष्कृत मतलब बिल्कुल शुद्ध भाषा, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी दोष ना पाया जाए, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं। परिमार्जित, परि मतलब बहुत ही अच्छे से, और मार्जित मतलब मांजना, मतलब सजी हुई भाषा। जैसे बर्तन हम लोग क्या करते हैं, मांज के साफ करते हैं ना, बर्तन साफ करना। कोई जूठा बर्तन हमारे हाथ में होगा और उसको हमको साफ करने को कहा जाता होगा, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि उसको मांज करके बिल्कुल साफ कर दिया जाए, स्वच्छ कर दिया जाए। तो इसी तरह इनकी भाषा में आप किसी भी प्रकार का कोई भी खोट जो है वो प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही युगांतकारी परिवर्तन किए, ये भी हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद एक इस तरह के कवि थे जिन्होंने द्विवेदी युग से छायावाद युग को लाने में एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई, और जिनका योगदान हम आने वाले वर्षों तक, जब तक हिंदी साहित्य रहेगा तब तक इनको एक युगांतकारी परिवर्तक कवि के रूप में याद किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, सो काइंडली मेक इट डाउन इन योर कॉपीज, बिकॉज दीज ऑल कवि प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हो गए मैथिली, इसके बाद आप पंत पढ़ेंगे, महादेवी वर्मा पढ़ेंगे, निराला पढ़ेंगे। ये सभी काव्य जो हैं ये आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर ये जीवनियाँ पूछी जाती हैं, तो इस जीवनी को भी आप ज़रूर से तैयार करिएगा। और फिर कल से हम लोग कामायनी जो इनका काव्य है वो शुरू करेंगे। थैंक यू।